लेटेस्ट अपडेट और वो तस्वीर, कर्क मर्डर केस के संदिग्ध की तस्वीर। एफबीआई ने जारी की है संदिग्ध की यह तस्वीर और संदिग्ध के पीठ पर बैग और सिर पर टोपी। फिलहाल संदिग्ध की यह तस्वीर सामने आ चुकी है, जहां अब सब कुछ मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए कैसे इंपॉर्टेंट हो चुका है। यह तस्वीर, उसका हुलिया, उसका मकसद और उसकी मूवमेंट, एक एक इन्वेस्टिगेशन की डिटेल अब आपके सामने होगी। फिलहाल यह पहली तस्वीर, एफबीआई ने संदिग्ध की तस्वीर जारी की है, जहां आपको बता दें संदिग्ध के इस हुलिये को लेकर भी एक एक डिटेल खंगाली जा रही है। वो शख्स जिसके सिर पर ये टोपी और आंखों में चश्मा। हालांकि कर्क मर्डर केस के संदिग्ध का वीडियो अब देखिए। इमारत से भागता नजर आ रहा है संदिग्ध, इमारत से कूदकर सड़क की तरफ यह संदिग्ध भागा। ये देखिए तस्वीर जरा गौर से। शूट के बाद किस तरीके से इस पूरे एरिया से वो वाकिफ था और जानता था कि आखिर कैसे उसे इवैक्यूएट करना है, कैसे एग्जिट लेना है और किस तरीके से। हालांकि वो किसी भी पैसेज से भाग सकता था, लेकिन इमारत के किस हिस्से से वो कूदा, कैसे गया, उसकी पूरी मूवमेंट। इमारत से कूदकर सड़क की तरफ संदिग्ध भागा और ये वही तस्वीर है। और अब आपको बता दें, जनता से संदिग्ध को पकड़वाने की अपील भी की जा रही है। यही वजह है कि एफबीआई की तरफ से संदिग्ध को लेकर एक एक सबूत सामने है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब जरा यह जान लीजिए कि आखिर चार्ली कर्क कौन थे। कंजर्वेटिव राजनीतिक कार्यकर्ता, दक्षिणपंथी विचारक और कैंपसों में ही रूढ़िवादी विचार फैलाने का काम उन्होंने किया है। हालांकि बड़ी बात यह है कि समलैंगिकता जैसा मुद्दा हो या मुक्त बाजार के, ये विरोधी रहे हैं और डेमोक्रेटिक नीतियों के भी आलोचक रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं और ट्रंप के चुनाव प्रचार में भी इन्होंने बहुत मदद की। लेखक हैं और मीडिया पर्सनालिटी, और ट्रंप के इस करीबी को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया है, कैसे हुई चार्ली कर्क की हत्या, अब ये इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि यूटा वैली यूनिवर्सिटी, जहां चार्ली कर्क छात्रों को संबोधित कर रहे थे और 430 फीट दूर मौजूद बिल्डिंग से फायर किया गया। गन हिंसा पर ही कर्क उस वक्त बोल रहे थे और तभी यह गोली चली है। हालांकि गोली कर्क की गर्दन के बाएं हिस्से में लगी है और हॉस्पिटल भी उन्हें ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि इसे राजनीतिक हत्या बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसकी अब तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। और दो तस्वीरें अब, जिससे आपको यह समझने में भी मदद मिलेगी कि आखिर कैसे हुई ये हत्या, क्योंकि इसी हत्याकांड से हड़कंप मच चुका है। फिलहाल ट्रंप के करीबी कर्क की हत्या की ही वो तस्वीर, जहां साफ नजर आ रहा है यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों के बीच मौजूद, हाथों में माइक, चेयर पर बैठे हुए थे और उसी दौरान छात्रों से संवाद, तभी ये गोली चली। ट्रंप के करीबी को आखिर क्यों टारगेट किया गया और जिस तरीके से यह टारगेट किया गया है, यही सबसे बड़ी खबर इन्वेस्टिगेशन, जहां टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में ही देखिए किस तरीके से संदिग्ध ने कर्क को टारगेट किया है। चार्ली कर्क हत्याकांड, एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सवाल मिश्रा जी आपसे ही कर रही हूं। इस इन्वेस्टिगेशन में ये वीडियो फुटेज कितने इंपॉर्टेंट, किस लिहाज से इन्हें एनालाइज किया गया? देखिए, जिस तरह से कर्क की हत्या हुई है, बंदूक की गोली उसके बाएं गले के बाएं साइड से लगी है, ये बताता है कि ये जो है डिस्टेंस रेंज से रहा और ये लो वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी वेपन्स नहीं, ये हाई वेलोसिटी वेपन्स, राइफल जो है यूज हुआ है और एक ही गोली से जो है उसकी डेथ हुई है। तो ये पूरा जो है बैलिस्टिक का केस है। जो फायर आर्म, जो इजी वहाँ पे जो है, जो एजेज होते हैं, मिल जाते हैं लोगों को, तो ये कहीं ना कहीं, क्या ये सबूत मनीष अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में साफ हो चुके हैं किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? क्विक अपडेट मनीष। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को जब ये लग रहा है कि 48 घंटे बीत गए और अभी तक हत्यारे का सुराग नहीं मिला है, तो इस इन्वेस्टिगेशन को अगर वो चाहे तो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, किसी को भी सौंप सकते हैं। थोड़ा जल्दी ये खुल जाएगा मामला। वरना सोचिए कि अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहने वाला एफबीआई और क्या बड़े बड़े नाम के साथ बताने वाली अमेरिकी पुलिस
48 घंटे में भी उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाई है जिसने खुलेआम दिन दहाड़े हत्या की, जिसके बारे में 1 दर्जन सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन तब भी नहीं हुआ। आखिर क्यों? और हत्यारे को पकड़ने से ज्यादा मकसद तो है कि कैसे ये नेशनल इमरजेंसी का मामला है, व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति संदेश दे रहे हैं। चल क्या रहा है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप को यह भी बताना चाहिए। चल क्या रहा है सिंगल सर अमेरिका में? डोनाल्ड ट्रंप के करीबी को टारगेट, आवाज क्यों बंद करने की कोशिश? मेरे विचार से जैसा कि आपने कहा कि एक पॉलिटिकल असैसिनेशन है, जैसा कि यूटा के गवर्नर ने भी बोला है, और क्योंकि ये सज्जन जो है, ये किर्क जो है, ये जो है एक बहुत ही पोलराइजिंग फिगर थे और प्रेसिडेंट ट्रंप के, जैसा आपने कहा, कि बहुत करीबी थे और इनकी री-इलेक्शन में यूथ को अपने लाने के लिए बहुत बड़ा इन्होंने रोल उसमें अदा किया था। अभी भी वो गन कंट्रोल के ऊपर बात कर रहे थे, तो इसमें मुझे जो अब लग रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और गन कंट्रोल की तरफ ये कंट्रोवर्सी बढ़ेगी और रिपब्लिकन्स इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे इलेक्शन में, री-इलेक्शन कैंपेन में, और अभी जो मिड टर्म इलेक्शन होना है उसके लिए वो उसका इस्तेमाल करेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से इसको, क्योंकि उनके बहुत करीबी थे, उनको बहुत धक्का लगा है, स्वाभाविक है, जिस तरह की उन्होंने ट्वीट की हैं और उनको हाईएस्ट ऑनर दिया जाने की घोषणा की गई है। कारण क्या है उसके, खैर वो तो उन्हीं का अपना डिसीजन है, लेकिन क्लियरली एक बहुत बड़ी पोलराइजिंग फिगर है और इसका रिपब्लिकन मेरे ख्याल से इस्तेमाल करने वाले हैं आगे आने वाले समय में अपने एजेंडा को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्यों टारगेट किया गया, ये सवाल हमने जान लिया। अब इन्वेस्टिगेशन के अगले दौर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आई है उससे साफ है संदिग्ध की राइफल की वो तस्वीर जारी हो चुकी है, जहां आपको बता दें जर्मनी में बनी राइफल का इस्तेमाल किया गया है। मैं चाहूंगी ऑफिसर और साथ ही प्राइवेट डिटेक्टिव, आप दोनों मेरे पास इंफॉर्मेशन वॉल में मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि अब वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां आपको बता दें किस तरीके से टारगेट किया गया है और इन्हीं तस्वीरों को अब एनालाइज किया जाएगा। लेकिन चार्ली कर्क का अंतिम वीडियो अब सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि लोगों को टोपी बांटते भी वो नजर आए हैं। हत्या से चंद मिनट पहले की ये तस्वीर सामने आई है, जहां यूनिवर्सिटी में ही छात्रों के बीच वो मौजूद, और देखिए किस तरीके से छात्रों के इस जोश के बीच वो कैप उनकी तरफ फेंकते हुए नजर आए, और यही है उनका आखिरी वीडियो। ऑफिसर्स मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। अब परत दर परत एक एक तस्वीर को एनालाइज करेंगे, जिसमें ये देखिए वो पहली तस्वीर, कर्क छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, और परत दर परत सर ये सवाल सबसे पहले आपसे कर रही हूं, थोड़ा अंदर आइए। अब पुलिस किस लिहाज से ये इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि मूवमेंट इनकी क्या थी, कहां पर ये बैठे थे, किस तरीके से इन्हें टारगेट किया जाएगा? 7 सेकंड की 7 तस्वीरें, लेकिन पहली तस्वीर पर आपका कॉमेंट सर। देखिए, यूटा का जो कैंपस है वो एक लिबरल कैंपस है और इनका जो है ये गन लाइसेंसिंग के ऊपर कि मुक्त है लोग गन रखने के लिए, और ट्रांसजेंडर पे जो है इनके बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज थे। तो यहाँ पे इनको और सावधान होना चाहिए था, जो नहीं थे ये। और जिसने मारा है वो एक शार्प शूटर है। देखिए, एक ही गोली उसने ऐसे मारी कि ट्राकिया तोड़ दिया उसने। और मौके पे वो मर गए। 2 बार उसने पूरा उसका सर्वे किया एरिया का, पूरे एरिया का, रूफटॉप पे गया वो। और ये 100 वो तस्वीर मैं दिखाऊंगी सर, वो तस्वीर दिखाऊंगी, उस पर भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले ये कर्क छात्रों को संबोधित कर रहे हैं और छत से गोली चली, जहां कर्क को एहसास भी नहीं था कि आखिर किस दिशा से ये गोली आई है। 2 और तस्वीरें जरा यहां पर दिखाएं, क्योंकि वही 2 तस्वीरें जिसके आधार पर मैं अब प्राइवेट डिटेक्टिव से भी ये सवाल करूंगी, क्योंकि गोली गर्दन की बाईं तरफ लगी है, ये है वो एग्जैक्ट स्पॉट। हालांकि एक और तस्वीर अब आपको दिखाना चाहूंगी, जहां देखिए इसी स्पॉट पर गोली लगते ही खून का कैसे फव्वारा निकला, और ये पिन पॉइंट अटैक था सर। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है कि जो असैसिन है उसने कुछ ना कुछ दिमाग में ऑलरेडी एम करके रखा हुआ था कि दिस इज़ टू किल, दिस इज़ टू सेंड अ मैसेज। बट यहाँ पे मैं एक बात और ज़रूरी बताना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में इस समय आ रही है, कि जैसे सर ने बताया कि ऊटा यूनिवर्सिटी के अंदर थ्रेट लेवल बहुत लो था, थोड़ा अंदर आइए। ठीक है, थ्रेट लेवल लो होने के कारण कोई किसी प्रकार की चेकिंग नहीं थी। सिर्फ 6 पुलिस ऑफिसर्स डिप्यूट किए गए थे
इस हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए, राइट। और देखा जाए ना कोई बैग चेक हुए, ना कोई टिकट चेक हुए, किसी भी प्रकार की चेकिंग जो एक इस प्रकार की गैदरिंग में होनी चाहिए थी वो नहीं थी। वो ये जानता था, शायद इसीलिए उसने ये लोकेशन चूज की। वो ये जानता था कि इनकी मूवमेंट क्या होगी और कहां तक एक्सेसिबल हो सकता है इनके नजदीक तक पहुंचना। हालांकि जो बड़ी बात है, कुछ और 2 तस्वीरें जरा और दिखाइए, क्योंकि गोली गर्दन की बाईं तरफ लगी है और इसे जिस तरीके से टारगेट किया गया उसके बाद साफ है कि खून का ये फवारा निकला। लेकिन और तस्वीरें भी है और फ्रेम दर फ्रेम जिस तरीके से कर्क के शरीर के बाईं तरफ वो झुक गए और जैसे ही खून बहने लगा, जाहिर सी बात है वो सीधा नीचे गिर गए। और गोली लगने के बाद हाथ में ये माइक, क्योंकि उन्होंने उस वक्त माइक रखा हुआ था और माइक से वो छात्रों के साथ ये संवाद कर रहे थे और उसी दौरान अचानक आई गोली और सीधा उनकी गर्दन की तरफ लगी। लेकिन एक और तस्वीर, हालांकि ये जो अभी तक फिलहाल 6 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं, उसमें आपको बता दें इन्हीं तस्वीरों के आधार पर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ये साफ हो रहा है कि कैसे वो ये वाकिफ था कि इन तक पहुंचना है, इनको सीधे टारगेट करना है। तो ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर ना कोई चेकिंग और ना ही किसी तरीके का कोई घेरा जिसे वो ना भेद पाए। ये एक यूनिवर्सिटी कैंपस जो है जी, जहां छात्र होते हैं, एक लिबरल एटमॉस्फेयर होता है और वहां बहुत ज्यादा चेकिंग का स्कोप होता भी नहीं ज्यादा। और निश्चित तौर पर देखिए, हमें तो अब ये लग रहा है कि अब तक मिला नहीं, 48 घंटे हो गए। और जैसा अब मनीष ने कहा कि यूपी की पुलिस होती तो मिल जाता, ऐसा नहीं है। और ये मान के चलिए, अगर 48 घंटे में कोई मुलजिम मिल रहा है तो निश्चित तौर पर वो गलत है, वो क्योंकि आदमी बैठा नहीं रहेगा वहां पे। और ये शार्प शूटर है, इसने मारा और अब ज्यादा लंबा चलेगा तो जैसे पूर्व में हुआ है कि हाई प्रोफाइल किलिंग्स में जो है जिसने मारा है उसको ही लोग मार देते हैं, जिसमें कि बाद में एविडेंस न निकले कि आखिरकार ये कॉन्स्पिरेसी गई कहां तक है। ये एग्जैक्टली। अब उसका खतरा बहुत बढ़ गया है। एक और डिटेल आपके सामने इसी इंफॉर्मेशन वॉल पर रखना चाहती हूं, जिससे साफ है कि आखिर किस तरीके से इस वारदात को और मौकाई वारदात को ही फिलहाल ग्राफिकली अब मैं आपके सामने यहां पर पहले रखना चाहूंगी, क्योंकि चार्ली कर्क के मर्डर केस में इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि आखिर उस वक्त क्या मूवमेंट थी। मिस्टर मिश्रा, प्लीज आप आए, इधर मुझे ज्वाइन करें। सर, आप दोनों भी प्लीज इस तरफ आए और मैं चाहूंगी कि ये तस्वीरें आप दिखाएं। सर, अब मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल देना चाहती हूं और चाहूंगी कि आप यहीं पर रुके, क्योंकि यहां चार्ली कर्क कहां पर बोल रहे थे उसकी वो तस्वीर, क्योंकि यहां पर साफ नजर आ रहा है छात्रों के बीच वो मौजूद थे। एक मंच बना हुआ है, इसलिए वो थोड़ी हाइट पर थे, जहां वो इसी तरह एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उसी दौरान उनके हाथ में माइक था जब वो छात्रों के साथ कर रहे थे बात। लेकिन अब करीब 430 फीट की ये दूरी बताई जा रही है गनमैन की, और गनमैन मास्क पहनकर ही यहां पर बैठा हुआ था। और यहां पर सर 1 मिनट के लिए आएंगे आप ऑफिसर, ये बताइए, क्योंकि ये जो तस्वीर है इसमें साफ नजर आ रहा है कि पूरे एरियल व्यू से सिक्योरिटी चेक जरूर होता है, लेकिन यहां ही मेड श्योर कि वो बिल्डिंग के किस हिस्से पर रहेगा ताकि किसी भी तरह वो कैमरे में ना आ सके। ये बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है सर, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इसीलिए उसने अपने आप को ढक भी रखा है ताकि पता ना लग पाए कि ये दीवार का हिस्सा है या कोई शख्स यहाँ पर छुपा हुआ है। अब मैं कोई शक नहीं है कि उसने पहले से पूरा एरिया सर्वे किया हुआ था। राइट। उसको पता था कि मैं कहाँ पे रुकूंगा, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस के वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ एक स्टेज है जहाँ पे वो बैठे इसी तरह सर स्टेज पे बैठे हैं। जैसे वो स्टेज पे बैठे हुए थे, उसने अपना जहां से उसने फायर करना था वो पहले से सेलेक्ट करा हुआ था, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हो जैसे हम बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के नाम की कोई चीज नहीं थी। पहले जिस प्रकार की हाई लेवल चेकिंग पहले की जाती है बिफोर एनी हाई लेवल पर्सन कम्स। मदन आइए 1 मिनट जरा आइए, क्योंकि सर आप जिस बात को जिक्र कर रहे हैं मैं चाहूंगी इनफैक्ट यू टेक इट सर, दिस इज दी स्पॉट जो पिन पॉइंट अटैक की हम बात कर रहे हैं कि कैसे उसने किया। इसी तरीके से मदन एक बार दिखाइएगा जरूर, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से हिट किया गया है सर 430 फीट की ये दूरी बताई जा रही है। और देखा जाए तो 2 एनालॉजी चल रही है इस समय। सोशल मीडिया में कुछ कमेंट्स इस प्रकार के भी आ रहे हैं, ऑफिशियल कमेंट्स, कि जो शूटर है वो शार्प शूटर नहीं है, वो नॉर्मल शूटर है। और ये भी बोला जा रहा है कि वो शार्प शूटर है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस 430 यार्ड्स और कई जगह पे डिस्टेंस बताता है। आपने तभी कहा कि उसने जो राइफल चूज की, जो गन चूज की, वो जानता था कि कितने डिस्टेंस से उसे टारगेट करना है। ऐसे केसेस में जो है हाई वेलोसिटी वेपन यूज होता है, फायर आर्म्स, और उसने दूर से मारा, दूर से ही मारेगा, पास से पकड़ में आ जाता है, बिल्कुल आ जाएगा। और
जो इसने गर्दन को टारगेट किया, क्यों? क्योंकि गर्दन ही क्यों? देखिए इसमें कॉमन सेंस है। यदि हेड पे करता तो बात करते समय बहुत बार लोग अपने हेड को जो है हिलाते डुलाते हैं, तो हो सकता है उसका टारगेट जो है एकदम एक्यूरेट नहीं होता। सर वांट्स टू ऐड, 1 मिनट। हाँ जी। ये ऐड करना चाह रहा हूँ, देखिए दूर से मार रहा है वो। अभी देयर इज नो डाउट दैट ही इज अ शार्प शूटर, कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होगा गोली लगेगी, निकल जाएगी दाएं बाएं तो मारा ही जाएगा वो, उसका बचने कोई सवाल नहीं है। गर्दन का ये होता है कि यहाँ सर कोई 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, गर्दन का क्या होता है और क्यों गर्दन, ये सवाल एक्सपर्ट से कर रही हूँ। फिलहाल मदन जो इस वक्त आपको कैमरे में दिखा रहे हैं, और ये मैं लेजर के थ्रू इसलिए भी हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आखिर शूटर ने जिस तरीके से और जिस एंगल से हिट किया है उसमें सीधा गर्दन ही क्यों। एड ऑन सर। गर्दन में यह है कि कोई मेजर बोन यहाँ पे नहीं है, ओके, जिससे कि बुलेट जो है रिकोशे करके दाएं बाएं चली जाएगी और बोन में इंजरी आ जाएगी, लेकिन आदमी मरेगा नहीं। गर्दन का एडवांटेज ये है कि मारा आपने, यहाँ पे वेन्स है, आर्टरीज हैं और ट्राशिया में लगा, और वो फौरनी जो है वो उसका इम्पैक्ट होगा और ब्लीडिंग होगी, आदमी जो है वो बचना उसका बड़ा मुश्किल है। तो ये उसका उसने चूज इसलिए किया इसको कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि इसे देखिए ट्रम्प के ऊपर भी अटेम्प्ट हुआ था, कान से गोली निकल गई। कई बार होता है सर लगता है, सर में बोन बड़ी हार्ड होती है, तो बुलेट जो है रिकोशे होके मतलब लड़के जो है दाहिने बाएं जा सकती है। गर्दन में ये संभावना नहीं होती है, इसलिए उसने गर्दन चूज किया मारने के लिए। देखिए बिल्कुल जैसे द्विवेदी जी बोल रहे हैं, देखिए एक होता है काइनेटिक एनर्जी, जब कोई बुलेट आता है तो यहाँ पे टेम्पोररी कैविटी बनती है। ओके। तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें हाई वेलोसिटी के वेपन से फायरिंग हुई तो बुलेट पेनिट्रेट किया, उसमें डेथ नहीं हुआ, लेकिन जो शॉटगन के जो पैलेट्स थे वो ज़्यादा इंजोर्ड किए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टेम्पोररी कैविटी घाव बना। तो यहाँ बचने के चांसेस होते हैं, ऐसे बहुत से लिटरेचर्स हैं। लेकिन जैसे इन्होंने कहा सर पे टारगेट इसलिए नहीं किया, मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ। लेकिन वो एंगल भी सर किस तरीके से? हाँ। एंगल भी और सर पे इसलिए नहीं किया, यदि बात करते समय आदमी मूव कर रहा है, स्टाइल में बात कर रहा है अपने, तो इसलिए उसने गर्दन को टारगेट किया। और जहां तक रिकोचेट की बात है तो रिकोचेट जो है आपका बोनी प्रोमिनेंसेस पे रेस्ट होता है, यदि बीच में कोई मीडिएटर आ गया, जैसे बात कर रहा है बीच में नहीं, बीच में माइक आ गया, माइक से लड़के भी बुलेट हट सकता था। तो जब बात कर रहा तो उसका एंगल माइक का ऐसे है, तो गर्दन जो है डिस्टर्ब नहीं होता, यानी कहीं ना कहीं वो एक्सपर्ट था फायरिंग में, तभी जाके वो गर्दन पे टारगेट किया और अच्छे से वहां लगा। आपका ये मनीष कुछ आड़ो मिश्रा, जो फॉरेंसिक डिटेल आप बता रहे हैं, ये तो बात सही है कि ये तो या तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जानता हो या सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड व्यक्ति जानता हो, जो प्रोफेशनल स्नाइपर होगा, नॉर्मल आदमी तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि इसको आप रूल आउट कर लीजिए कि वो कोई नॉर्मल आदमी होगा, वो प्रोफेशनल स्नाइपर है, नंबर 1। नंबर 2, स्टैंडिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन में अंतर है। देखिए ये व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर ये खड़ा हो, मान लीजिए मैं खड़ा हूं, सर खड़े हैं, यहाँ पर कोई स्नाइपर अगर टारगेट करे वो इजी है अगर कोई खड़ा है तो, लेकिन अगर कोई बैठा हुआ है और वो हाइट से टारगेट कर रहा है तो वो उनके लिए डिफिकल्ट टास्क है। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, ये स्नाइपर ही कर पाएगा 100%, और वो प्रोफेशनल होगा। He is a sharp shooter, properly trained, well briefed. He knows exactly what he's doing. उसे ठीक से पता है कर क्या रहा है। 9 की इन्वेस्टिगेशन से 2-3 बातें तो साफ है। पहली बात जो हमारी एक्सपर्ट की टीम यहाँ बता रही है कि वो और जो फॉरेंसिक डिटेल है कि उन्होंने जानबूझकर इसको टारगेट किया कि मुझे गर्दन में मारना है। क्यों? अगर चूंकि बैठा हुआ है, लेक्चर दे रहा है, अगर उसने सर हिलाया तो वो बच जाएगा। आप क्यों नहीं इसे ऐड ऑन करते हुए जरा समझाएं, क्योंकि किस तरीके से, और आप अग्री करते हैं सर, आप तीनों का ये टेक इक्वल है कि किस तरीके से उसने अपनी लोकेशन और वो बिल्डिंग तक को फाइनलाइज किया जहां वो जानता था कि क्या फ्रेम उसके आएगा। आप जरा दर्शकों को जरा समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से उस डायरेक्शन में, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज खड़े होकर जरा समझाएं कि कैसे उसने टारगेट हिट करने की कोशिश की होगी। देखिए जिस तरह कर्क अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, हाँ। और जिस तरह से उसने एरिया को देखा कहां से उसको शूट करना है, तो जब उसने शूट किया, मैं यहाँ सेम जो हमारा है ये समतल एरिया से मैं देख रहा हूँ, ये जो है ऊपर से शूट किया तो यहाँ पे एंगल डिस्टेंट उंड हुआ, यहाँ पे एंगल्स पे गया, और जब ये एंट्री उंड होती है तो एंट्री भी होगा और एग्जिट भी होगा, तो ब्लड पैटर्न भी निकलेगा, ब्लड के छींटे भी पड़ेंगे, तो उससे भी वेलोसिटी पता चलेगी, प्लस बुलेट है उससे हम
फायर आर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस तरह लाइसेंस यूएस में मिलता है कि 18 ईयर्स के बाद लॉन्ग बैरल्ड और 21 के बाद जो शॉर्ट गन, ये हैंड गन्स, तो उसके बेसिस पे भी किसको किसको लाइसेंस मिला है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और बुलेट का मिलान होगा कि किस फायर आर्म से हुआ है। प्लस ये 21 प्लस ईयर्स है जो कल्प्रिट है, दैट इज यंगस्टर सर, that is more than, और yes. जो जी। यूनिवर्सिटी एरिया में एक्सेस भी कर सकता था। Absolutely, ये बात एक आपने चीज़ शुरू तो ये है कि जो बात यह है कि उसने जो नेक में एम लिया है और शूट किया है ये- और उसने अपना एस्केप प्लान भी इमीडिएट बना रखा था कि मैं एक गोली फायर करूंगा और इमीडिएटली एस्केप हो जाऊंगा। वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ। तो और उसके जो बिकॉज जो वहां पे मिला है उसके पाम प्रिंट मिले हैं। सर आप बिल्कुल। बिल्डिंग की जो बात कर रहे थे, उस हाइट का जो आपने मिस्टर मिश्रा जिक्र किया, Yes. सर एक सेकंड मेरी तरफ आइए, इधर आइए। अब यही बात है कि उसको वाकिफ था कि आखिर किस तरफ है, कितनी कैसे दूरी है और कैसे दूरी उसको के साथ escape करना इस है। तरफ आइए सर, इस तरफ आइए। अब ये देखिए, वो पहले से ही यहाँ पर घात लगाए बैठा था, पूरी बिल्कुल, तरह कवर्ड, ताकि पता ना लग पाए कि बिल्कुल, रूफटॉप में बिल्कुल। कोई इंसान है। लेकिन उसके बाद वो जानता था कि उसके लिए एग्जिट के लिए कौन सा रूट वो ऑलरेडी उसका प्लान था वो उसका plan और था। तभी तो वो आज तक पकड़ में नहीं है। यहाँ पे इसने जो फायरिंग किया, ठीक है, तो जो एंगल बना और हाइट हाइट से, या बिल्कुल, तो वो एक प्रॉपर तरीके से मारा। वो पूरा ट्रेंड था, पूरा उसने होमवर्क किया था। दूसरा, जहां से उसने मारा वहां पे उसका पाम प्रिंट, उसका फोरआर्म प्रिंट, ये सब चीज ये सब मिले मिला हैं। है। जब वो भागा है तो उसका जो शू इम्प्रेशन है वो भी मौजूद भी है, मिला है। प्लस जो सीसीटीवी वहां पे है तो उससे भी उसकी जो मोशन है वो पूरा ट्रैक हुआ है। तो ये सब चीजें मिलके उसको ट्रैक करने में, पकड़ने में मददगार साबित होगी। इस वक्त जहां हम खड़े हैं और इस डिस्टेंस के साथ साथ मैं ये चाहूंगी कि अगर हम इस हाइट को समझें, कितनी दूरी ये हो सकती है और कितना टॉप एंगल की तरफ ये हो सकता है। बिल्कुल। दो इट इज डायगोनल, ये बात मुझे समझ आ गई, लेकिन ये बहुत हाइट पे रहा होगा, ये भी कंफर्म है। इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं कि अगर उसने सीधा हिट करा होगा टारगेट को तो उसने अपर हाइट से यस, राइट। और ये सेंसर बेस्ड हुआ होगा, ठीक है। सेंसर वो जो इंसास जो भी ये डबल बोल्ट जो है एक्शन वाला राइफल था, इसके बारे में भी डिटेल बता दूं। डबल बोल्ट जो है एक्शन राइफल था कि और पूरा जी ये देखिए, जी ये एक और ग्राफिकली इसमें हमने इंफॉर्मेशन दिखाई है बिल्कुल। कि कैसे यहाँ से वो हिट कर रहा है और उधर छात्रों के बीच में यहाँ पर ये कर्क मौजूद थे। जी। तो उसमें क्या है, जब उसने हिट किया, आप देखिए जो हिट जैसे ही हिट हुआ है तो क्या हुआ है, इसका नेक जो है लेफ्ट साइड में गिरा है, गिरा बिल्कुल है, जैसे ठीक है? खून निकला, हाँ, वो तो तस्वीर इसका भी मतलब ये नेक के भी लोअर लेवल में ही उसको हिट किया। हुआ है, देन उसका जो ग्रेविटी हुआ ये नेक जो है लेफ्ट साइड में हो गया। तो ये सब चीजें जो हैं बता रही हैं कि ये फायरिंग तो हुई है, लेकिन ये क्या है, डेथ हो गया, लेकिन जो क्लू मिलेगा वो बुलेट से मिलेगा, जो उसका शू इम्प्रेशन है, ये सब चीजें कोरिलेट करेंगी कि वो पर्सन का क्या हाइट था, क्या वेट था और क्या एज ग्रुप था। अभी हमने इवन डीएनए भी मिला बिल्कुल है। सर, उसमें भी मैं Next वापस है, आऊंगी, यदि उस पर उसने भी मैं आऊंगी। स्मोकिंग या कुछ नेक्स्ट है जो किया हो- वेपन आइए मिला सर। है, वो वेपन किसके नाम पे इशूड है, क्या फिलहाल है, वो अभी हमने डिटेल्स। डायरेक्शन के लिहाज से ये बात समझी है, जहां तस्वीरों से हमें एक एक मूवमेंट समझ आ गई, लेकिन आगे फोरेंसिक एक्सप्रेशंस की जहां तक आपने बात की, चाहे वो उसके फिंगरप्रिंट्स हो, चाहे उसके शू प्रिंट्स हो, और जिस तरीके से आपने गन की भी बात की सर, कि आखिर किस तरीके से, और आपने क्योंकि लाइसेंस की बात की थी, किन्हें ये गन हाई पावर राइफल इशू की जाती है, इस लिहाज से भी। लेकिन इस बीच इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर बड़ी खबरें भी हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर FBI जिस तरीके से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, संदिग्ध को पकड़ने के लिए बकायदा एक बड़ा अभियान चल रहा है, और FBI को 7,000 से ज्यादा सुराग और जानकारियां मिली हैं। हालांकि FBI ने अब तक करीब 200 लोगों से पूछताछ की है। सिंगल सर, किस तरीके से इस पूरे हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए FBI की तरफ से तो बकायदा अभियान चला दिया गया सर, उसकी तस्वीरें जारी हो रही है, उसकी मूवमेंट, उसके वीडियोस जारी हो रहे हैं और लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल सर, इतने घंटे हो गए लेकिन कोई सुराग नहीं। यहाँ देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, और क्योंकि वो ट्रम्प के बहुत नज़दीकी भी हैं, और जैसा मैंने पहले कहा कि वो पोलराइजिंग फिगर हैं वो एक, और जहाँ तक क्योंकि मेरे हिसाब से ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ट्रम्प पर पर्सनली बहुत बड़ा अटैक है खुद उनके लिए, और वो उसी तरीके से ले रहे हैं। इसीलिए जिस तरह से FBI इसमें 7 या 8 हज़ार लोगों को इन्होंने की सर्च में लगाया हुआ है, ढूंढने में लगाया हुआ है,
तो वो क्लियरली इंडिकेशन है कि वो कितना उसको सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन मेरे को अब इसमें ये है, जैसा कि अभी बता रहे हैं कि ही इज़ अ वेरी हाईली ट्रेंड स्नाइपर है जिसने भी ये काम किया है वो, तो इसमें कोई अब मेरे ख्याल से अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इसमें आनी शुरू हो जाएंगी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आना शुरू हो जाएंगी। मनीष, एक कमेंट आपसे लूंगी, उससे पहले ये डिटेल बता दे, क्योंकि चार्ली कर्क की हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है आपके सामने उसी की इंफॉर्मेशन, कैरेबिनर 98K माउजर जर्मन ये राइफल है। 98K राइफल स्नाइपर्स की पहली पसंद है और 200 गज से सटीक घातक हमले में भी ये सक्षम है। हालांकि सटीकता और फायर पावर के लिए ये मशहूर राइफल है। हत्यारे ने गोलियों पर ट्रांसजेंडर समर्थक स्लोगन भी लिखे हुए थे। मनीष, ये भी क्या इस एंगल से भी जांच की जाएगी? उसके स्लोगन्स, उसकी तमाम मूवमेंट्स के बीच में ये भी खबर सामने आ रही है कि जिस हथियार का उसने इस्तेमाल किया, जिस राइफल का उसने इस्तेमाल किया, उस पर ट्रांसजेंडर समर्थक स्लोगन लिखे हुए थे, गोलियों पर फांसीवाद विरोधी स्लोगन भी लिखे। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अमेरिकी एजेंसियां कम कर रही है और पॉलिटिक्स ज्यादा कर रही है। काश पटेल जो कि FBI के डायरेक्टर हैं, भारतीय मूल के लिए हैं, उनके लिए भी ये पहली बार अग्नि परीक्षा होगी कि वो करके क्या दिखाते हैं। अभी तक तो बड़े लंबे लंबे स्टेटमेंट जारी किए थे। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जो व्यक्ति इतना प्रोफेशनल है, जो इतनी दूरी से एक सिटिंग पोजीशन में बैठे व्यक्ति के गर्दन पर गोली चला सकता है, अगर क्या हुआ होगा अगर उसने मास्क लगा लिया होगा? तो इतने सारे जो अभी वीडियो फोटो FBI की तरफ से जारी किए गए होंगे, तब तो फिर असली गुनहगार का पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि कर्क के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि वो जेट प्लस सिक्योरिटी में घूम रहा है, सीक्रेट सर्विस के साथ घूम रहा है, तो उसको तो कहीं भी मारा जा सकता था। Right. जिस तरीके से मारा गया है, जिस तरह का डिजाइन किया गया है, उससे ये लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और उसी साजिश का हिस्सा है उसके राइफल पर कुछ निशान बना देने के लिए, जिससे पॉलिटिकली ट्रंप की पार्टी को या ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है उसको फायदा मिले। लेकिन चार्ली कर्क के गले पर ही हमला क्यों? और यही एक्सपर्ट से भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चार्ली के सिर पर गोली मारना आसान, ऐसे में सवाल यही कि सिर पर गोली क्यों नहीं मारी। हालांकि ये जो इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं, उसमें वो तस्वीर एक बार फिर से, ये एक और क्लियर पिक्चर है जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे वो चेयर के ऊपर चार्ली कर्क बैठे हुए थे, हाथ में माइक था, संवाद हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज जेस्चर से साफ पता लग रहा है हजारों लोगों की भीड़ के बीच वो संवाद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गले पर ये गोली मारी गई है, गले पर ही गोली क्यों मारी गई? गले, चार्ली के सिर पर गोली मारना हालांकि आसान था, सिर पर गोली क्यों नहीं मारी गई? सीधा सिर पर हिट क्यों नहीं किया गया? और यही इस वक्त ऑफिसर्स के जरिए भी हम स्टूडियो में समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीने पर हमला करना भी आसान, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जाहिर सी बात है जो मंच बना हुआ था वो हाइट पर था, ओवरऑल उनकी पूरी अपर बॉडी नजर भी आ रही है, बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सीने पर हमला करना ऐसे में आसान था, लेकिन सीने पर गोली नहीं मारी गई। क्यों? इसी को लेकर एक्सपर्ट से एक और सवाल, और साथ ही भीड़ के बीच, क्योंकि यहां सामने देख रहे हैं, सामने यहां पर हजारों स्टूडेंट्स हैं, भीड़ के बीच रहकर हमला करना आसान होता है। और ये साफ है, एक्सपर्ट्स बता चुके हैं, वो मूवमेंट इस पूरे एरिया की एक्सेस के बारे में वाकिफ था, जानता था कि यहां ना ज्यादा बड़ा सिक्योरिटी चेक है, इसलिए इसके नजदीक पहुंचना आसान भी होगा और लोगों की भारी भीड़ के बीच सीधे हिट करना, टारगेट करना आसान होगा। लेकिन हमलावर ने इमारत से ही गोली क्यों चलाई? लोगों की भीड़ के बीच में वो नहीं था। सर ऑफिसर, आपने अभी थोड़ी देर पहले, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप प्लीज यहां मैनक्वीन के बिल्कुल नजदीक आए, इस डमी के नजदीक आए, ये समझाने के लिए। सर, इसी तरह फ्रेम में वो नजर आ रहा है जो पिक्चर हमने देखी, इस पिक्चर में यहाँ अपर बॉडी भी नजर आ रही है, लेकिन चेस्ट को हिट नहीं किया गया, सर को हिट नहीं किया गया, और भीड़ के बीच में भी वो नहीं था। क्यों? नहीं, जैसा आपसे निवेदन किया हमने कि अगर मदन आइएगा जरा एक बार, सर को फॉलो करिएगा, सर उस साइड मूवमेंट को से बताना चाहते हैं। मारेगा वो, तो किसी भी बोन से लग करके जो है गोली दाएं बाएं जा सकती है। ओके, समझ रहे हैं? और मतलब ऐसी इंजरी होनी चाहिए जो इतनी फेटल हो कि वो आदमी को मार दे। सर क्या हाँ, ऐसे में चेस्ट पे मारना ये आसान नहीं था? Wasn't it easy to hit? चेस्ट पे मारेगा तो हो सकता है इधर से निकल जाए, आपका हार्ट मिस कर दिया अगर उसने, और गोली निकल गई अगर, तो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर कभी कभी लोग कुछ सामान रखा है यहाँ पे, माना कलम है, ये है, वो है, तो मतलब आपका जो गर्दन आपकी है ये एकदम टोटली एक्सपोज्ड है बिल्कुल ये, और उसने पहले से सोच कर ही रखा होगा कि हम ये पोजीशन लें कि हमें ये एंगल मिल जाए कि हम इसको मारें। और यहाँ देखिए, यहाँ बेसिकली हैंग होता आदमी क्या होता है, यहाँ लगता है राखी, यहाँ पे गर्दन टूटती, आदमी फौरन इंस्टेंट डेथ हो जाती है।
तो ये सोचकर ही उसने किया। सर पे मारेगा तो उसमें हो सकता है कि बोन इतनी हार्ड है ये कि वो क्रैक कर जाएगी, हेड इंजरी हो जाएगी उसको, लेकिन हो सकता है मरे ना वो। ओके, तो ये लेकिन गर्दन पे एडवांटेज है कि मारा उसने, और यहाँ पे जो मेजर वेन है उसमें जैसे ही खून निकले बाहर इतना तगड़ा निकलना शुरू होगा कि ब्लड लॉस से आदमी मर जाएगा। तो दैट इज एडवांटेज। बाकी जगह मारने में जो है इंजरी जो है बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बहुत उसको चोट लगे, लेकिन वो फेटल ना हो यह पॉसिबिलिटी थी, इसलिए उसने अगर सामने से लेता वो तो हार्ड मार सकता था वो। एग्जैक्टली है ना, अगर सामने होता वो, अगर वो सीधा उस तरफ होता। ऐसे में मिश्रा सर प्लीज एक मिनट जरा मुझे ज्वाइन करिए। और जिस तरीके से ये फ्रेम में नजर आ रहे हैं, साफ है सामने लोगों की भीड़ थी और यहाँ पर ऊपर कोई भी आसपास भी नहीं है कि ऐसे में अगर आप इस तरफ आइए सर, आपने बताया हाइट से, यही सवाल मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जब वो आराम से फ्रंट पोस्टर में हाथ में माइक लिए बातचीत कर रहे थे तो स्नाइपर ने एक तो लोगों के भीड़ के बीच में वो नहीं था और सीधा उनको चेस्ट पे भी हिट नहीं किया। क्यों? देखिए, जो उसको लोकेशन मिला जो मारने के लिए, तो वो सामने से नहीं मिला होगा, जहां वो बैठे होंगे तो वो गर्दन के साइड से उसको लोकेशन मिला। तो उस साइड में जो बॉडी पार्ट उसको दिख रहा था, उसको ज़्यादा सक्सेस रेट उसको लगा कि हम गर्दन पे हिट करते हैं तो हम सक्सेस हो सकते हैं, इसलिए उसने गर्दन पे किया। यदि सामने से उसको लोकेशन मिलता तो वो कुछ जैसे सर ने बोला कि तो वो हार्ट पे जो है कोशिश करता कि वहाँ पे फायरिंग करता तो सडन डेथ होता। तो ये है थिंग जो है कि अवेबिलिटी के बेसिस पे, एक्सेस के बेसिस पे, कि जिस सिचुएशन पे, जिस प्लेस पे वो बैठा था तो वो क्या फिजिबल था, ये मेन उसका मोटो रहा कि जिससे उसकी डेथ हो जाए, वो सरवाइव ना कर पाए। डॉक्टर मिश्रा, यहाँ पर जो एक सवाल आता है वो, मनीष आइए जरा एक मिनट। और अगर स्नाइपर का मकसद मारना था जी, तो और आप कह रहे हैं कि वो उनको यही मौका मिला, यही स्पॉट मिला जिसको वो हिट कर सकता है, तो उससे पहले हमने देखा कि वो अपने समर्थकों के बीच में कैप उछाल रहे हैं। उस समय वो खड़े थे, काफी समय था उसके पास। अगर उनको मारना था तो जिस समय वो टहल रहे थे मंच पर, जिस समय वो खड़े थे, क्योंकि वो तो एक बिल्डिंग की छत पर, उनकी पोजीशन, स्नाइपर की पोजीशन तो स्टैटिक है, वो तो घूम नहीं रही है। जब वो देख रहा है कि एक आदमी यहाँ से यहाँ तक टहल रहा है, वो मारना वहां ज्यादा इजी था। इसका मतलब है कि उसको पता था कि ये आकर इसी चेयर पर बैठेगा। मनीष, और एक बात, वो उसने मूविंग वहां पर टारगेट कोई, है ना, सर क्या मूविंग टारगेट को मारना जो है उसमें जरा सा आप चूक सकते हैं, हल्का से शिफ्ट हो गया ना तो फेटल इंजरी नहीं होगी वो। अगर आपको चाहते हैं कि ऐसी, अगर स्नाइपर तगड़ा है वो कि फेटल हो कि मारे एक शॉट में मर जाए आदमी, तो स्टेशनरी होगा तो उसकी संभावना बढ़ जाती है। चलते में मारने में वो बात बिल्कुल बिल्कुल मैं इसमें एड ऑन करना चाहूँगा। देखिए, जब मूवमेंट होता है तो वो जिस टारगेट पे बना के हिट करना चाह रहा है, हो सकता है उसका टारगेट मिस हो जाए, आम जनता को भी लगे और भगदड़ हो जाए और वो अपने को सेव कर दे। उसका टारगेट भगदड़ मचाना नहीं था, उसका कोई ओपन फायर करने का यदि वो मिस हो जाता, सपोज वो टहल रहा है, टहल के लेक्चर दे रहा है कर, और उस समय फायरिंग होती और फायरिंग हिट नहीं होती ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हिज बॉडी, तो क्या होता कि वो मिस हो जाता, किसी न किसी को लगता या पता चल जाता कि फायरिंग हो रही है, वो अपने को बचा, हाँ, अगर वो अपने को बचा पाता। लेकिन फिर भी अगर जो बात हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इससे तो एकदम क्लियर है कि इतना सारा कैलकुलेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन वही कर सकता है जो प्रोफेशनल स्नाइपर। नंबर 1, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात है, वो कोई आइडियोलॉजी से रेज नहीं होगा। अगर वो आइडियोलॉजी से रेज होगा तो उसको जो पहला मौका मिलेगा वही हिट करेगा, ठीक है, ना कि वो एकदम कोल्ड ब्लड करेगा। सर ने शुरुआत इसी बात से की थी। एक मिनट आइए सर। इसे जो उसके वेपन पे लिखा मिला है ट्रांसजेंडर वगैरह, वो तो दिखा रहा है कि आइडियोलॉजी से ही प्रेरित था वो। और एक चीज नहीं, मैं सर कहना ये चाह रहा हूँ, मे बी पॉसिबल कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, जिसको दिया गया है कि इसमें ये भी लिखा हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट किलर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। नॉट दैट कि कोई यंगस्टर जो उनकी विचारधारा से नहीं, वो स्नाइपर, प्रोफेशनल स्नाइपर विद असाइनमेंट कि आपको ये मैसेज भी जाएगा अगर जिस समय गन बरामद हो जाएगी तो ये मैसेज जाएगा। बट मैं जो एक एनालॉजी की जो मैंने एक रेफरेंस दिया था कि यूएस मीडिया में ये भी बोला जा रहा है कि एक ये नॉर्मल किलर था, ठीक है, उसका क्या पीछे एम है वो ही जानते हैं। बट जो जिस तरीके से इसको टारगेट किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक प्रोफेशनल, एंड स्पेशली विद सर्च एक्सपीरियंस, कोई डाउट नहीं है कि ये बिल्कुल क्लियर कट है कि ये एक प्रोफेशनल किलर ही है। एक और निवेदन कर दूं आपसे, हिंदुस्तान में और अमेरिका में जो स्ट्रैटेजी लोगों की होती है और लोग बोलते हैं
आप देखा होगा कोई अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट राइट इसके बारे में अब तक नहीं आया है। क्यों? क्योंकि बता देंगे तो एविडेंस लीक हो जाएगी और वो जो है वो अक्यूज को उसका फायदा मिलेगा। हमारा यहाँ क्या होता है कि इतना पब्लिक प्रेशर होता है इतना कि जो है आप कंपेल्ड हो जाते हैं कि हम एविडेंस बताते रहे, भैया ऐसा ये है वो है, ये राइफल है। देखिए बुलेट जब मिली होगी उसकी तो निश्चित तौर पे आइडेंटिफाई हो गया होगा कि किस तरह फायर हुआ है। वेपन अगर ये बात है, लेकिन आपने अब सुना कभी? कुछ नहीं सुना आपने भी। लेकिन मैं सर इसमें सॉरी एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि अगर हमारे यहाँ तो कहीं कोई सुराग नहीं होता तब भी हम हत्यारा ढूंढ लेते हैं। हाँ, यहाँ तो 1 दर्जन सुराग है, इतने वीडियो हैं, इतने इतने वीडियो फोटोग्राफ हैं, हैं, सब कुछ है। इतने फोटोग्राफ हैं, और लोग भी कम हैं। 700 लीड्स मिली हैं और 200 लोगों मैं को तो- अब तक उन्होंने 8,000 इंटेरोगेट किया है। 7,000 लीड्स है। मैं एक मैं सिंपल सा चाहूंगी कह एक रहा बार फिर से आप प्लीज मैं सिंपल एक कह रहा हूँ, आप वो छत पे स्नाइपर लेटा हुआ है, उसने अपने को ढक रखा है, आखिर उसके बाल टूटे होंगे? कहीं मनीष कुछ आगे इस होगा? बारे में हाँ, बात करूंगी। सिंपल ले सकते हैं। मनीष इस बारे में आगे बात करूंगी। सर आइए प्लीज आप वापस एक अपने- चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जी सर। कि यूएसए हमेशा वाउच करता है डेटा के लिए। गले में गोली मारने से क्या संदेश गया है, क्योंकि विरोध की आवाजें बंद कर देंगे और जिस तरीके के स्लोगन या जो सब कुछ अभी तक इस हमलावर के बारे में सामने आया है उससे यह साफ है कि नए विचारों को सामने वो नहीं आने देंगे और यही संदेश इस हत्याकांड से दिया गया है। नई सोच के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि चार्ली कर्क के गले पर जिस तरीके से हमला हुआ। सर सुशील सर, क्या आप मानते हैं कि यही एक सबसे बड़ा संदेश इस हत्याकांड के जरिए देने की कोशिश की गई है? देखिए सुरभि जी, बात यह है कि अभी तक हमें ये तो पता लगा नहीं है कि क्या मोटिव हैं उसके, क्योंकि जैसा भी कह रहे हैं कि वही स्टेटमेंट किसी ने जिम्मेवारी भी नहीं ली है। लेकिन जिस तरीके से उस पर हमें मिले हो लिखा हुआ मिला है और जो ये जो जिस पे बहुत डिस्कशन हो रहा है गले के ऊपर कि उसने गले पर ही गोली क्यों मारी, तो एक इसमें हो सकता है उसका एक संदेश भी हो कि ये इस तरह की आवाज हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि जो राइफल पे उसने लिखा है उसमें उसने क्लियरली इंडिकेशन अपनी जो ओरिएंटेशन है उसको दिखाया है उसमें। और दूसरा एक यूनिवर्सिटी जो सिलेक्शन किया है अपार्ट फ्रॉम मेरे विचार से सिक्योरिटी एंगल से, मेरे ख्याल से जानबूझ के को भी सिलेक्ट किया गया है। अगेन ये मैसेज है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है Right. वहां पर हम उसमें मैसेज दिया जा रहा है कि इस तरह की विचारधारा को हम चलने नहीं देंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी कैंपस में उनकी मौजूदगी में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन चार्ली कर्क के मर्डर पर इनाम का ऐलान, एक और बड़ी खबर, क्योंकि हत्यारे की तलाश के लिए इनाम तक घोषित किया गया है और FBI ने $1 मिलियन के इनाम का ऐलान किया है। हालांकि अभी तक TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के जरिए यही सवाल और उस बात को समझाने की कोशिश की आखिर चार्ली कर्क को ही टारगेट क्यों किया गया और जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, गोली मारी गई गले पर और मर्डर पर ही इनाम के ऐलान के बारे में फिलहाल ये एक बड़ी खबर। क्यों अभी तक इस हत्यारे तक ये नहीं पहुंच पाए हैं? एक बात आपने थोड़ी देर पहले ही कही, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है, लेकिन इसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के बाद भी जो तमाम 7,000 सबूत सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके इस तक नहीं पहुंच पाए। ये एक और बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि चार्ली कर्क की हत्या हुई, हत्यारा कौन है नहीं पता, लेकिन उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि ये लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम है और उनकी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा की वजह से ही वो मारा गया। कैसे पता चला कि किसने मरवाया? अभी तक तो FBI ढूंढ रही है, जंगल जंगल ढूंढ रही है कि कौन हत्यारा है, तमाम तरह के इनाम की घोषणा हो रही है, लेकिन ट्रंप को कैसे पता चल गया? मुझे याद आता है कि जब 9/11 की घटना घटी थी और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बुश उस समय स्कूल में थे और बाहर निकल के उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि इसमें तालिबान का हाथ है, एक एविडेंस हमारे पास मिला है। मतलब इन्वेस्टिगेशन होना, तमाम चीजें बाकी है। आज भी 20 साल बाद ये सवाल उठते हैं, तो आप सोचिए कि चार्ली कर्क को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि हत्यारा पकड़ा नहीं गया, आपको कैसे पता चला? तो मकसद की है कि असली हत्यारा को पकड़ने की बजाय पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का, जिसमें हत्यारा कौन है इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बंदूक पर जो लिखा हुआ नारा था वो हत्यारे का मकसद था। मतलब उसने गोली मारी, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बंदूक में क्या लिखा हुआ है वो प्रॉब्लम है। अगर उससे हिंट मिलता, इसीलिए बार बार वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोफेशनल स्नाइपर नहीं
बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो डेमोक्रेट विचारधारा का हो, जो एंटी रिपब्लिकन हो, जो एंटी ट्रंप हो, जिसको लगातार अगर आप कहें तो ट्रांसजेंडर वाली विचारधारा को सपोर्ट करता हो, ताकि आप दिखा सकें कि अमेरिका का एक समाज ऐसा है जो इतना वायलेंस पे यकीन करता है, जबकि हकीकत यह है कि ट्रंप की पार्टी के लोग ही ज्यादातर गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, और उस दौरान जब यूटा यूनिवर्सिटी में वो संवाद कर रहे थे तो खबर ये भी है कि गन कल्चर को लेकर ही वो ये संवाद कर रहे थे, और जिस दौरान उन्हें गले पर शूट कर दिया गया। ये जो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष, मैं जानती हूं आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये पुरानी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और उस दौरान भी मनीष हमने चर्चा की थी कि कैसे ट्रंप को कैसे टारगेट किया गया था। फिलहाल यही दो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मनीष, एक बार आप भी आइए, और सर प्लीज मिस्टर मिश्रा आप बताना चाहते थे, क्योंकि यहां मैं उस बात को भी डिस्कस कर रही हूं कि डिस्कस कैसे करते हैं। ट्रंप को सीधे छू कर निकल गई थी और ये बचे थे तब। बिल्कुल, देखिए तीन किस सिचुएशन। जगह से निकली थी गड़बड़, तब कहां हुई? मनीष जी आप बताइएगा, उसमें तीन कंडीशन था। क्या तीन कंडीशन? इसमें कर्क जो है सिटिंग पोजीशन पे है, बैठे हुए हैं, और ट्रंप खड़े थे, और कैनेडी जो है व्हीकल में बैठे हुए थे, लेकिन व्हीकल मूविंग थे। राइट। तो ये तीन कंडीशंस है। अब आप जो है इनका ट्रंप वाला केस बताइए मुझे थोड़ा, कैसे ट्रंप वाले केस में तो चलिए बाद में शूटर मारा गया जी। मनीष, लेकिन एक मिनट बताइए, तब ट्रंप की मूवमेंट क्या थी और कैसे उनको गोली छू कर निकली थी? देखिए, ट्रंप उस समय लोगों से एड्रेस कर रहे थे, रैली को संबोधित कर रहे थे, और वो कई बार बाएं कई बार दाएं देखते थे, और इसलिए वो कहते भी हैं कि भगवान ने उनको बचा लिया, क्योंकि ठीक उस समय अगर एक सेकंड के लिए मतलब सुई की नोक जैसे अगर उनकी नहीं घूमी होती तो सीधे कनपट्टी के अंदर अभी ट्रंप नहीं होते। जिस तरह ये फोटो, जिस तरह से इनका फोटो दिख रहा है, तो कान को छूते हुए गया, जैसे यदि किसी ने फायरिंग इधर से किया, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, फायरिंग कर रहा है यहाँ पे हिट करने के लिए, और हम कुछ मूवमेंट कर दिए तो साइड से जो है उनका निकला। इन ट्रंप के केस में, इसके केस में ये कितना भी ये सर मूव कर रहे हैं, गर्दन जो है आपका स्थिर है। तो ऐसे कंडीशंस में ये एक्सपर्टाइज है। ये भी है कि देन अगर यही बात है तो चेस्ट तो और ज्यादा स्टेबल है, फिर चेस्ट पे क्यों नहीं मारा? लेकिन उसमें मनीष जी, गोली छू कर निकल जाती मनीष है। जी, अब ये पोर्शन है, देखिए मैं बताना चाहूंगा, अब इस साइड में कोई बैठा है तो चेस्ट आपका यदि आप सामने से मारते हैं तो ज्यादा इंपैक्ट होगा, यदि इधर से मारते हैं तो जो वेलोसिटी है बुलेट की वो हैंड में ही पेनिट्रेशन करने के बाद डिजॉल्व हो जाए, वो अच्छे से हिट ना कर पाए। तो इसमें क्या है, और जो तीनों सिचुएशन है, सिटिंग, स्टैंडिंग और मूविंग, तो आपको यदि आप सिंपल सा स्टोन लीजिए और ट्रेन से या साइकिल पे चलते हुए आप थ्रो करते हैं, तो जहां आप थ्रो करना चाहते हैं वहां नहीं होगा। उसके लिए हम पूरी वेलोसिटी, पूरी फिजिक्स है, फॉरेंसिक फिजिक्स है, आप इसको ऐसा करेंगे किस वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है या पर्सन मूव कर रहा है, कहाँ हम शूट करेंगे, कहाँ थ्रो करेंगे कि उसके उस पार्ट पे हिट करें। तो ये बहुत ही ट्रेंड और माइंडेड पीपल ही कर सकता है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हो, चाहे वो भाई ये नोटोरियस पर्सन का काम है जो किसी को हिट कर रहा है। राइट। तो ये प्रॉपर पूरा फिजिक्स है। इन्वेस्टिगेशन में भी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ ये भी समझा जाता है कि क्या मूवमेंट थी और क्यों ऐसे टारगेट किया। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन बहुत हेल्पफुल होगा इसमें। और दूसरा देखिए, इन तीनों केस में जहां तक लगता है सबसे डिफिकल्ट प्रोपोजिशन था शूटर के लिए ट्रम्प का। अच्छा, ट्रम्प का क्योंकि मैं इस बात पे इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि जो जॉन एफ कैनेडी की जो व्हीकल की स्पीड है वो भी नोन होती है, कि वो 30 पे चलेगी या 20 पे चलेगी, क्योंकि वो ऑडियंस को भी एड्रेस कर रहे हैं। तो वो शार्प शूटर को पहले से पता था कि वो उस तरह की वो प्रैक्टिस बैकग्राउंड था, वो पहले शायद प्रैक्टिस करके आया होगा कि गाड़ी इतनी स्पीड पे चलेगी और मैं इस तरह से उस पर मारूंगा। ठीक है, ये एक बैठा हुआ है, ये एक बैठा हुआ उसके लिए टारगेट है, बट ट्रम्प का मूवमेंट का नहीं पता। राइट, क्योंकि यस, इसीलिए वो बच भी गए। बोलता है तो बहुत जस्टिफिकेशन होता है उसमें। नहीं, मोमेंट का नहीं पता, लेकिन जो मोमेंटम होता है तो बॉडी उतना ही ज्यादा हिलेगी जितना उसका एक्सेस पे वो है। तो या तो हम यही बोलेंगे कि कैनेडी के केस में मोर ट्रेंड शूटर था, उससे जो है लेस जो है आपका कर्क के केस में था। ट्रम्प के केस में तो उठा और मार दिया, इसलिए वो पकड़ा भी गया क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है, कट्टर वामपंथियों ने कर्क की हत्या की है और हम इस समस्या का समाधान करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, कट्टर वामपंथियों ने कर्क की हत्या की और समस्या का समाधान कैसे? देखिए, जैसा मैं पहले कह रहा था कि इसको अब पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है।
और जैसा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया कि ये कट्टर लेफ्टिस्ट हैं, जिसका अभी कोई एविडेंस तो कहीं किसी के सामने नहीं आया है कि वो लेफ्टिस्ट था, क्योंकि जो भी रिपब्लिकन के अगेंस्ट है उसको वो लेफ्टिस्ट मानते हैं। राइट। तो इस तरीके से सारी दुनिया ही लेफ्टिस्ट है जो उनकी बातों को नहीं मानती। तो मेरे ख्याल से ये तो एक पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है इसको, और उसका एडवांटेज ले जाने की कोशिश करी जाएगी, और इससे जो पोलराइजेशन है अमेरिका में, और वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वहाँ पोलराइज्ड हो चुकी है, अब मुझे लग रहा है कि और पोलराइजेशन इससे बढ़ेगा, और जो खाई है बीच में इंडिपेंडेंट के बीच में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में, वो और बढ़ेगी इनके आपस में। तो सोसाइटी, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो सहयोगी हैं वो इसी तरह के बयान देते रहे इस बारे में, पॉलिटिकल असैसिनेशन को लेकर मनीष एक बात हम भी कर रहे थे सर, नहीं, आप देखिए, कुछ ऐड ऑन सुरभि, करना सबसे चाहते हैं, बड़ी लेकिन बात क्या है मैं ये कि- बात कह रही हूँ क्योंकि जॉन एफ कैनेडी को लेकर तमाम दावे होते हैं, खुलासा होगा, लेकिन अब तक सस्पेंस बना हुआ ही है, कुछ साफ तौर पर सामने नहीं आ सका है। ये भी एक सबसे बड़ा रीजन साबित हो सकता है। देखिए, ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन का एक बड़ा वादा था कि वो जॉन एफ कैनेडी के हत्या से जुड़ा हुआ फाइल सब सार्वजनिक करेंगे, जो उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, क्राइम में एक और थ्योरी होती है कि आप मोटिव देखते हैं या बेनिफिशियरी देखते हैं कि इसका लाभ किसको मिलेगा। अभी फिलहाल इसका लाभ किसको मिल रहा है? ट्रंप के सबसे करीबी व्यक्ति, लेकिन उनकी मौत का लाभ ट्रंप और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है कि किर्क के मारे जाने के बाद। इसलिए उन्होंने मरने के तुरंत बाद मतलब घोषणा कर दी कि एक्सट्रीम लेफ्ट का हाथ हो सकता है इसमें। दूसरी बात आप देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से कैनेडी के हमलावर के पीछे कौन लोग थे ये पता नहीं चल पाया। हो सकता है इसमें भी आपको कभी नहीं पता चल पाएगा कि इसके पीछे कौन थे, आखिर इसको क्यों मारा गया इस वक्त। क्योंकि देखिए, ऐसा तो है ना कि बाइडेन आज राष्ट्रपति हैं, ट्रंप को तब गोली लगी थी जब सरकार किसी और को थी, लेकिन अभी तो सरकार मेरे चाचा की थी, तब भी मैं मारा गया। राइट। तो मनीष यही कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये सच पूरी तरीके से सामने आ सके। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि कर की हत्या की जांच अब किस दिशा में है, इसको लेकर एक क्विक अपडेट। एफबीआई ने फिलहाल सबसे बड़ी तलाश शुरू कर दी है। अब आगे होगा क्या, क्योंकि पूरा अभियान चलाया जा रहा है। एफबीआई को 7,000 से ज्यादा सुराग मिले हैं। एफबीआई ने 200 लोगों से पूछताछ की है और वारदात का रिक्रिएशन भी किया जा रहा है। हालांकि फॉरेंसिक टीम हर एंगल से जिस तरीके से जांच कर रही है, हत्यारे की पहचान करने में पुलिस जिस तरीके से जुटी हुई है, उसकी एक एक डिटेल हमने आपको बताई। गोलियों पर स्लोगन से हत्या के मकसद की जांच को लेकर भी हमने एक्सपर्ट से सवाल किया, लेकिन अभी आगे होगा क्या, ये एक और सबसे बड़ा सवाल। ऑफिसर, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहते थे, क्योंकि ये बात आपने ही कही थी सर कि वारदात को जिस तरीके से फिलहाल रिक्रिएट भी किया जा रहा है। हमें ये कहना था कि देखिए, एक पॉलिटिकल प्रोसेस की बात है ये। ओके। अगर जो है सरकार ढुलमुल होती है, कोई बड़े कदम नहीं लेती है, तो समाज में और राजनीति में कोई उत्तेजना नहीं होती है। लेकिन सरकार ऐसे आती है कि जो बड़े कदम लेती है, क्रांतिकारी कदम लेती है, बड़ा बदलाव चाहती है, तो उसका उतना ही ऑपोजिशन होता है और उतनी ही उत्तेजना जो है समाज में बढ़ जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल है, देखिए, बाइडेन का तो लोग कहते हैं कि वो खुद शासक थे ही नहीं, पीछे से बैकस्टेज से चल रही सरकार, राइट। पर ट्रंप की बड़ी एग्रेसिव स्टाइल है और इसमें और सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रकार की उत्तेजनात्मक घटनाएं होने के संभावना और बढ़ जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और दूसरा, देखिए, मैं फिर हिंदुस्तान को और यूएस का मैं कंपेयर करूंगा कि वहां पर एविडेंस को बताने में कोई जल्दी नहीं करता है, और ना ही समाज उनसे पूछता है कि आप बताइए 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, बताइए आप। 9/11 हुआ था, उसमें भी जो है लोगों ने जो है एजेंसीज को सपोर्ट ही किया। राइट। ऐसे में मिस्टर मिश्रा, ये सामने आना एफबीआई के जरिए कि 7,000 से ज्यादा उसे सुराग मिले हैं, और इसमें वो मूवमेंट और जो फोरेंसिक एविडेंसेस की हम बात कर रहे थे, उस पर आप ऐड ऑन करना चाहते थे कि कैसे उसकी चाहे कैप हो, उसके हैंड और साथ ही उसके शू प्रिंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसे फिलहाल इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जहां बात होती है 7,000 से ज्यादा सुराग मिलने की। बिल्कुल, वो जितने भी सुराग हैं वो एक्यूरेसी के साथ अपनी चीज़ें वो बताएंगे और चीज़ें पकड़ में आएगी कि कौन कल्प्रिट था। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। एनालिसिस होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा। क्या क्या ऐसे सुराग जी, ऐसे क्या क्या सुराग होते हैं? देखिए, अब जैसे सीसीटीवी फुटेज है, तो उसका हाइट, उसका बॉडी मूवमेंट, गेट पैटर्न से कुछ आइडिया लगेगा।
पाम प्रिंट है तो पाम प्रिंट का डेटाबेस है कि नहीं? पाम प्रिंट का डेटाबेस नहीं है, लेकिन ये डीएनए है, डीएनए एनालिसिस उसकी प्रोफाइलिंग होती है, तो यूएस में डीएनए डेटाबेस है, उससे ट्रैक किया जा सकता है। तो चांसेस है कि जल्दी से जल्दी कल्प्रिट जो है डीएनए एनालिसिस को लेकर आप बात कर रहे थे। डेटाबेस की मैं बात कर रहा था कि यूएसए इज फेमस कि लाइक हर एक इंडिविजुअल का डेटा उनके पास है। तो अगर एक इंडिविजुअल जिसकी वो ब्लैक कैप और फेस और उसका सब कुछ बता रहे थे, तो उससे एक फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से उस इंडिविजुअल को इमीडिएटली आज तक आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया? राइट, फेस रिकॉग्निशन से भी आज तक आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, लास्ट टेक। देखिए, ऐसा है कि हम जो बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ प्रत्यक्ष जो एविडेंस सामने है उसकी बात कर रहे हैं, पर जो इन्वेस्टिगेशन रनी होती है तो इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस। ये तो 5% समझिए आप, 95% जो है क्या कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं, क्या मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, जो टेली कम्युनिकेशन है ये है, उसका सबकी एनालिसिस हो रही होगी कि उससे किस फ्रीक्वेंसी से जो है ये कम्युनिकेशन हुई, जैसे मारा गया, किसने कहाँ बात की। तो ये नेटवर्क पूरा एनालाइज करके ऑब्वियसली सर, उस पूरे नेटवर्क को देखते हुए अगर एक प्रोफेशनल कौन हो सकते हैं, हाँ, हायर भी किया गया तो किसने करा, ये एक अलग इन्वेस्टिगेशन है, जरूर है। लेकिन कम्युनिकेशन एनालिसिस से जो है कम्युनिकेशन एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस, फोरेंसिक एनालिसिस, सीसीटीवी फुटेज, ये सब कुछ जो अभी तक बड़ी खबरें इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है, कर्क मर्डर इन्वेस्टिगेशन पर ही ये तमाम पहलुओं को और इन्हीं तमाम सुराग के आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ हम आज कर रहे थे सवाल। फिलहाल आप सभी ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।